नजम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सानी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। वेलकम। नजम साहब, ये जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि बाज़ार में थोड़े दिनों के लिए लिक्विडिटी आती है, इंटरेस्ट आता है, एग्जूबरेंस आती है, एक्साइटमेंट आती है, बहुत ज़्यादा बाज़ार चलती है, वॉल्यूम्स तक आ जाते हैं, यानी 20-22 बिलियन तक के वॉल्यूम्स मेंटेन करना फॉर ए स्टे ऑफ 2 to 3 months इज़ नॉट एन इशू। फिर एकदम बाज़ार में से लिक्विडिटी गायब हो जाती है, हर तरफ से आवाज़ आने लगती है कि बाज़ार में पार्टिसिपेशन नहीं है, और ये आज का नहीं है, ये सालों से यही मामला है। तो इसके ऊपर आप ज़रा कोई अपना तबसरा फरमाएं और बताएं कि इसका कोई अगर परमानेंट सोल्यूशन है तो वो क्या है? देखिए, जो इन्वेस्टर है, जो कि अच्छा इन्वेस्टर है, वो तो ज़ाहिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन वो पाकिस्तान में इक्विटी में इसलिए नहीं हो पाया कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास कभी उस तरह से लोगों ने नहीं देखी जिस तरह से बाकी एसेट क्लासेस को देखते हैं, जैसे रियल एस्टेट है या चले गोल्ड है या और चीज़ें हैं। एक परसेप्शन जिसमें हमारा सबका कसूर है, जिसमें हमारे ब्रोकरेज हाउसेस भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस भी और मार्केट के कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी। एक इम्प्रेशन एग्जिस्ट करता है पूरे मार्केट में कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये एक ओवरनाइट पैसा बनाने का कोई जरिया है। इसको लोग इक्विटी को एक नॉर्मल एसेट क्लास के तौर पे एक आम आदमी नहीं देखता। लोग यही समझते हैं शायद ये यहाँ पे आप आए और ओवरनाइट 2-4 दिनों के अंदर जो है ना आप यू कैन मेक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। तो जब ये चीज, और इसमें हमारा कसूर इसलिए है कि वी हैव नेवर क्रिएटेड एनी अवेयरनेस, कभी हमने कोशिश भी नहीं की, ना ही किसी एक बड़े स्केल पे जिसकी कि मैं बात करूं। दूसरा फिर एक और वजह ये है कि जो हमारी जो एक ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट रही है लोगों की, वो बहुत ज्यादा नेशनल सेविंग स्कीम्स में रही है। तो हमने एक बहुत बड़ी अपनी एक पूरी जनरेशन है जिसको के रिस्क अवर्स बना दिया है। तो वो बिल्कुल भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अब शायद वो जनरेशन नहीं रही, और अब जब से नए रूल्स आए हैं और ये मार्केट ओरिएंटेड रीड्स आई हैं नेशनल सेविंग स्कीम में, लेकिन अभी भी लोग, मैंने देखा है कि लोग फिक्स्ड इनकम में जाने की कोशिश करते हैं। अब लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि दुनिया में एक चीज है जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वही एक ऐसी चीज है जो आपकी अर्निंग, जो सेविंग को इरोड करती है, और उसके लिए जरूरी है कि आपका रिटर्न ऐसा हो जो कि आपकी सेविंग्स को ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर सके बल्कि ग्रो कर सके। उस सिलसिले में हम सब लोगों ने, किसी ने भी कोई अच्छी अभी तक कोशिश नहीं की कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि अगर आपने कुछ पैसे सेव करने हैं आज, तो इक्विटी या इस तरह की कोई एसेट क्लास हो जिसका कि ग्रोथ रेट अभी भी अभी किसी ने निकाला था कुछ दिन पहले, पिछले आई थिंक 30 साल का, तो वो तकरीबन 19 या शायद 20% निकला है, विच इज वेरी वेरी गुड। लेकिन अभी तक ये मैसेज लोगों तक पहुंचा नहीं। सही है। नजम साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जो ग्राउंड है, जो बैटलफील्ड है, वहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होनी चाहिए? आई मीन NSS कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, वी आर नॉट सेइंग कि एकदम ख़त्म कर दिया जाए, मगर गवर्नमेंट को भी अच्छा लगता है, 40 ट्रिलियन पड़े हुए हैं, वो डॉक्यूमेंटेड है नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा इकॉनमी, आई मीन 100% इकॉनमी अकॉर्डिंग टू सम नंबर्स अनडॉक्यूमेंटेड है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो लव्स कि जहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो और इजी मनी हो। देखिए, ये तो जो प्राइवेट सेक्टर के क्राउडिंग आउट का मसला है ना, ये तो बड़ा पाकिस्तान का पुराना मसला है। वो तो हर जगह पे हो रहा है। आपके बैंकिंग सेक्टर से जो बोरोइंग हो रही है, उसने पूरे प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग को क्राउड आउट किया हुआ है। इसी तरीके से जो नेशनल सेविंग स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट बोरो करती है, वो उसने आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल क्राउड आउट कर दिया है। तो ये तो एक अब मसला ये है कि गवर्नमेंट की जो एपिटाइट है पर बोरिंग, वो कभी कम होती नहीं है। पिछले 30-40 साल गुजर गए हैं, उसी तरह से हम फिस्कल डेफिसिट्स रन करते हैं, अभी भी हम रन करते चले आ रहे हैं। तो ये तो जब तक गवर्नमेंट के इतने डेफिसिट रहेंगे, किसी और चीज के लिए ग्रो करना बड़ा मसला होगा। आप देखते हैं जो स्टॉक मार्केट में जो कैपिटल आता है ना, ये बड़ा एक अपॉर्चुनिस्टिक किस्म का कैपिटल होता है, जो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आता है और फिर गायब हो जाता है।
उसकी वजह यही है कि वो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। जैसे अभी मार्केट गिरी हुई थी, एकदम से लिक्विडिटी आई है, बन गई है, तो हो सकता है फिर मार्केट ड्राई हो जाए अगर इकोनॉमी ने साथ ना दिया। राइट। तो ये गवर्नमेंट को बैठ के ये देखना चाहिए, और गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक चीज मिस कर रही है, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट को इस बात की समझने की जरूरत है कि मार्केट की सबसे बड़ी इन्वेस्टर आजकल वो खुद है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी बड़ा उसका स्टेक गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही। तो नजम साहब, ये इकोनॉमी में आखिर ऐसा कुछ क्या है कि कैपिटल मार्केट इज सो बुलिश अबाउट इट? आई मीन, क्या देख रहा है एक इन्वेस्टर और क्या ब्रोकर उसको दिखा रहा है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है नेक्स्ट 2 ईयर, दैट मार्केट हैज़ अप्रिशिएटेड फॉर अबाउट 52% इन लास्ट 2 months, 2.5 months? देखें, ये तो बहुत मेरे हिसाब से बिल्कुल ही एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी जो अभी हुई है। दो तीन चीजें आई थिंक कंबाइन हो गई, और ये सिर्फ पाकिस्तान ने ये फिनोमिनन एक्सपीरियंस नहीं किया, ये यूएस में भी हुआ है। यूएस की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी हालत में तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो की है आफ्टर कोविड के इनिशियल डेज में। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जब देखा लोगों ने कि कोविड जो है वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं किया पाकिस्तान को, फिर सबसे बड़ा जो इवेंट दरमियान में हुआ कि इंटरेस्ट रेट एकदम से 13 से 7% पर आ गए, तो उससे जो एक जाहिर है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो एक लिक्विडिटी का रश तो आता है। और अभी ये जो फेडरल रिजर्व यूएसए का कल का जो बयान है कि जनाब अभी 3 साल तक नियर जीरो ही रहेंगे इंटरेस्ट रेट्स, तो ये दुनिया भर में एक लिक्विडिटी को, तो आज सुबह बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी अनाउंसमेंट आया, उन्होंने भी 0.1% है यहाँ का रेट। तो जाहिर है दुनिया भर में लिक्विडिटी तो है इस वक्त, तो ये कहाँ जाएंगे, ये सब लोग आएंगे इवेंचुअली मार्केट के अंदर। अब रही इकोनॉमी का जो आपने बात की, इकोनॉमी की क्या पिक्चर है, तो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हर इशू बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो जाता है, और मीडिया में शायद इस किस्म के कुछ लोग आजकल डोमिनेट कर रहे हैं जो कि ये पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव हो रही है। मेरा अपना ख्याल है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं और बहुत ग्रेव हैं। अब मुझे कोई बहुत अच्छी सूरत हाल इसलिए नजर नहीं आ रही कि मैं, अब जाहिर है कि एक बेस इफेक्ट आ रहा है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ही गिर गई थी कोविड के से पहले, आपकी ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी, तो वहां से चीजें तो इम्प्रूव होंगी। बट क्या 2% की ग्रोथ जो कि लोग कह रहे हैं वो अगर अचीव भी हो जाती है, तो इन पॉपुलेशन जहां आपका ओवर 2% जो है वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही हो, तो ये तो एक बिल्कुल ही नाउन है, बिल्कुल ही एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है। ये तो जब तक इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं होगी, जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जब तक आपके टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी, जब तक आपके पावर सेक्टर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक कि आप अपना एक्सपोर्ट बेस डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, ये बड़ा बहुत लंबा सफर है जिससे पाकिस्तान, मेरा ख्याल है वो शुरू भी नहीं किया पाकिस्तान ने वो सफर, लेट अलोन कि उसमें कोई कामयाबी हो, अभी तो उस तरफ हम निकले ही नहीं है उस सफर। तो नजम साहब, जिन लोगों के रिलेटिव्स बाहर हैं उनको तो ख्याल करना होगा पाकिस्तान में रहने वालों का। ये जो गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया है रोशन डिजिटल अकाउंट, इससे इस पर आप कितने बुलिश हैं? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसमें जो है गवर्नर साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया। अभी इसकी ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज ये है कि इसको ज़रा इसके जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं वो उसको देख लें कि ऐसा ना हो कि यहाँ से खोलने वालों को कोई मुश्किल आए। लेकिन मैं खुद, क्योंकि मैं अभी इस वक्त भी यूके में हूँ और मैंने भी इसको देखा, तो मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे लोगों के लिए, जो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है यहाँ पर, उसको हम टैप करें और उनकी वेल्थ को मैनेज करने के तरीके निकाले जाएं। क्योंकि ये तो अकाउंट खोलना तो सिर्फ एक ही हिस्सा है ना इस पूरे अमल का। असल में तो ये देखना है कि उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि वो अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। ये सिर्फ अकाउंट खोलने से वो पैसा नहीं लेके आएंगे। तो उस सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू जो है ना कोई सेटअप किया जाए, और कम से कम यूके से लोगों को कन्विंस किया जाए कि वो पाकिस्तान अपना पैसा लेके जाएं, चाहे वो इक्विटी में ले जाना चाहते हो या फिक्स्ड इनकम में हो या किसी और एसेट क्लास में ले जाना चाहते हो, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको यहाँ बताया भी जाए कि पाकिस्तान में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि ये काम तो जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा वहाँ बैठ के करना, कि यहाँ इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएट करे, स्पेशली इन द पाकिस्तानी डायस्पोरा। ये हमारे जैसे लोगों का काम है। गवर्नमेंट हैज गिवन अस द प्लेटफॉर्म। अब हमारे जैसे लोगों के लिए जरूरी है
कि उसका फ़ायदा उठाएं और अपने बिजनेस को डेवलप करें। बिल्कुल सही है। नजम साहब, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक आम इन्वेस्टर जो मार्केट में पैसे लगाना चाहता है, उसको तो जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है इतना बॉदर नहीं करती, बिकॉज जिसने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ली है, जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जिसने अपनी बच्ची की शादी के लिए सेविंग करके एक्विटी में इन्वेस्ट किया है, उसको इतना शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से मसला नहीं होता। लेकिन ये वाकई परसेप्शन का इशू है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन इनफैक्ट कम हो रही है। मैंने आप ही की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें आपने बताया था कि 2010 से 2015 के दरमियान इनफैक्ट यूआईएन्स की जो तादाद है, यूआईएन होल्डर्स की जो तादाद है वो कम हुई है। और अभी मैंने रिसेंटली लुकमान साहब से चेक किया नेशनल क्लियरिंग कंपनी में, तो ये तादाद फर्दर कम हुई है और अब जो तादाद कम हुई है वो हज़ारों में कम हुई है। कोई 50,000 के करीब अकाउंट इनफैक्ट एफएटीएफ के बेनामी मामलात की नज़र हो गए और वो बंद करना पड़ गए। सो आपके ख़्याल में क्या कुछ करना चाहिए बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों के लिए, और साथ साथ पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ किया जाए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के मामलात भी और वॉलेटिलिटी को ड्राइव करने वाले लोग भी थोड़ा सा बिहेव करें, वो थोड़े दिनों के लिए सोच लें कि यार हम भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होके चल लें, ताकि ये एक दफ़ा स्पेस मिल जाए। बिकॉज ऐसा लगता है कि अगर एक दफ़ा कैपिटल मार्केट में जेन्युइनली पार्टिसिपेशन आ जाए तो फिर लॉन्ग टर्म पे शायद इंटरमीडियरीज़ को इतना कुछ मिलता रहे कि उन्हें ये कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े जो वो आए दिन करते रहते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की। यहाँ पे जो इशू है ना सबसे बड़ा, वो पाकिस्तान की मार्केट्स की जो गवर्नेंस है ना, वो बहुत मेजर इशू है। और यहाँ से जाहिर है बैठ के लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा स्टॉक मार्केट क्राइसिस यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो 2001 से शुरू करें, फिर 5 और फिर 8, तो यहाँ एक कंटिन्यूसली जो है ना मार्केट एक क्राइसिस से गुजरी है। उसके अलावा फिर मार्केट जाहिर है कि हमारी अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस की गवर्नेंस भी अच्छी नहीं रही, फिर एसईसीपी के अपने अंदर इशू रहे हैं, पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं है, अचानक चीजें आ जाती हैं जो कि मार्केट को डिस्टर्ब कर देती हैं। मुझे याद है आई थिंक 2017 में एक सर्कुलर आया और एक ही दिन में जो मार्केट एलिजिबल सिक्योरिटीज थी वो एसईसीपी ने 100 से कम करके 35 कर दी। ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह से आप मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इतनी लैक ऑफ सर्टेनिटी जहां पे होगी वहां पे कभी मार्केट्स में इन्वेस्टर नहीं आएगा। मैं प्राइवेटली कम्युनिकेट करता रहता हूँ अपने रेगुलेटर्स को, चाहे वो पीएसएक्स हो या एसईसीपी हो, कि भाई आपको पॉलिसी लेवल पे सर्टेनिटी बढ़ानी है। ये नहीं कर सकते कि ये कोई या मार्केट के जो रेगुलेटरीज हैं कोई गिने पे गए हैं, क्या आप नए नए तजर्बे इन पे करते रहें, जब मर्जी आए जो चीज कर दी इम्प्लीमेंट कर दी, कभी निकाल दी। कोई प्रोडक्ट लेवल पे भी बाज़ औक़ात अनसर्टेनिटीज रहती हैं। बट ये जो अभी करंट लोग हैं एसईसीपी में और पीएसएक्स में, मेरा ख्याल है इनको इस चीज़ की समझ है। मेरी जो अभी तक इनसे इंटरेक्शन रहा है, आई थिंक दे अंडरस्टैंड दिस। अब ये एक लंबा मरहला है, ये कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का एक दिन में नहीं आएगा। नजम साहब, आई थिंक आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे नजम साहब से, जिन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स पर सेर हासिल गुफ्तगू की। नजम साहब, ये वाली जो बात है बाज़ार में कि कोई 30 लिक्विड स्टॉक्स में से 15 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनका 50% से ज़्यादा वॉल्यूम जो है या तो वो रिलीज़ के सौदे के अगेंस्ट होता है या वो न्यू टेकअप के अगेंस्ट होता है, यानी वो एमएफएस का ट्रेड है या एमटीएस का ट्रेड है, वो रेडी मार्केट का ट्रेड है ही नहीं। हाउ मच गुड और बैड दिस थिंग इज अकॉर्डिंग टू यू फॉर द मार्केट? देखिए, मार्केट में जरा लिक्विडिटी एक अच्छी बात है पाकिस्तानी मार्केट की। ट्रेडिशनली जरा कुछ अरसे तो हमारे वॉल्यूम्स ड्राई अप हुए थे, वापस आए हैं। जरा ये एक अच्छी बात है अगर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। मैंने इसको इस तरह से नहीं देखा कि वो जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि काफी जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है वो इन दो एरिया से आ रहा है, ऐसा होगा और ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ हमारी मार्केट के वॉल्यूम हेल्दी रहे हैं। इसमें एग्जिट एंट्री इतनी मुश्किल नहीं है। और अगर जिसके अलावा हमारी जो वो जो दूसरी वाली मार्केट है जिसे नेगोशिएटेड एनडीएम जो मार्केट है वो भी एक्टिव रहती है। हमारे यहाँ ये एग्जिट एंट्री का इशू नहीं है मार्केट का।
बट इशू सिर्फ यही है कि किसी तरीके से मैंने अभी भी जो प्राइवेटली कम्युनिकेट किया है, जितने भी मेरे जाने वाले हैं, चाहे BSX में हो या SCC में हो, कि फॉरेनर्स को वापस लाने के लिए कोई कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए, और वो हो सकती है इसमें, क्योंकि उनको एक दफ़ा आगे बताया जाए कि चीज़ें इस तरह से है। अभी उनको पता भी नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है। हमारे यहाँ ये ब्रोकर जाते हैं हमने रोड शो करने, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी उस हिसाब से नहीं होती फ्रंट ऑफ। मैं समझता हूँ कि अब रोड शोज होने चाहिए, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट की एंट्री के वक्त हुए थे, जिसमें रेगुलेटर्स ने भी हमारे साथ ट्रैवल किया था। तो वो इनको एक एफर्ट करनी पड़ेगी लोगों को बताने की कि पाकिस्तान में किस किस्म की चेंजेस आई हैं या आ रही हैं। नजम साहब, ये जो डिलीवरेबल फ्यूचर है और MTS है, आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक ही तरह की प्रोडक्ट्स हैं और इनफैक्ट ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से कम्पीट करती हैं? मैंने एक दफ़ा इस पर रिपोर्ट भी बनाई थी और मैंने प्रेजेंट भी की थी स्टॉक एक्सचेंज को, बहुत पहले की बात है, 2016 की शायद बात है। मैंने कहा था कि इसको डिलीवरेबल फ्यूचर को आप वो कर दें, फेज आउट करके सिर्फ कैश सेटल फ्यूचर करें। डिलीवरेबल फ्यूचर में मसला सिर्फ एक और आ जाता है कि जो फिर आपकी जो इस्लामिक फंड्स हैं और इस्लामिक बैंक्स हैं वो फिर आउट हो जाते हैं इस मार्केट से। तो ये एक है इशू, तो इसलिए इसी की वजह से कभी भी कैश सेटल फ्यूचर नहीं चला। बट मेरा ख्याल है कि ये इससे मार्केट की ग्रोथ नहीं रुक रही, ये सिर्फ मार्केट के वॉल्यूम को तो इम्पैक्ट करेगा, कर सकता है, बट अब तो रेडी मार्केट में भी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जो चीज़ मार्केट को अभी बूस्ट करेगी वो है कि ज़रा ब्रोकर्स को अलाउ किया जाए कि वो अपनी बुक से फाइनेंस कर सकें अपने क्लाइंट्स को, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए जो भी रिस्क मैनेजमेंट करनी हो, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो करें, क्योंकि ये दुनिया से एक अलहदा ही हमने मार्केट क्रिएट कर दी है जिसमें ब्रोकर की बुक को बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। राइट। इसको पीछे से बैंक से लिंक होना चाहिए, बैंक ब्रोकर्स की फैसिलिटीज बैंकों के साथ हों और फिर उस फाइनेंस को वो आगे क्लाइंट तक पहुंचाए। ये इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, अगर मार्केट में थोड़े से अच्छे हेल्दी वॉल्यूम्स और जनरेट करने हैं। इनफैक्ट नजम साहब, सिर्फ यही एक चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज सारी दुनिया में आप इंडिया को देखें जिसने बदले को ख़त्म किया, और आज 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक वी सॉ कि इंडिया ने 1 ट्रिलियन की वैल्यू 5 दिन तक कंटिन्यूसली ट्रेड की ऑन देयर डेरिवेटिव सेगमेंट। सो पाकिस्तान में ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि पाकिस्तान में जो इन हाउस फाइनेंसिंग है या ब्रोकरेज के एंड की जो फाइनेंसिंग है वो नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि बाज़ार में बाकी आपको 10 तरह की और नेकियां करनी पड़ती हैं। आपको SLB में भी कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली बातें करना पड़ती हैं, आपको डिलीवरेबल फ्यूचर्स भी रखना पड़ता है, बिकॉज आप एक जेन्युइन चीज़ को नहीं कर रहे और उसकी वजह से आपको 10 इनजेन्युइन चीज़ें, अननेचुरल चीज़ें करना पड़ रही हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और इस पे मेरा जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रैशनलाइज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को एक रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि किसी न किसी स्टेज पे PSX और SCCP इसको देखेगा कि इनमें से कौन से कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें कि ये जो जो बैंक, ब्रोकर और क्लाइंट की चेन है ना, इसको एस्टेब्लिश किया जाए। एग्जैक्टली।